गुड इवनिंग। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील, ब्रजेश, यशी, श्रुति। बेटा श्रुति, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है इसको लेकर, पीडीएफ को लेकर कि क्लास का जो ये पीपीटी है वो ओपन नहीं हो पाता, उसको जरा तुम यहाँ पर कमेंट में करना बच्चे। अनीता बेटा नमस्ते। ठीक है, जो तुमने मुझे डाउट में भेजा था कि सर वो, हाँ गुड आफ्टरनून, तो श्रुति बेटा उसको यहाँ पर भेजना, क्योंकि बेसिकली वो एक टेक्निकल इशू है। मैं उस टेक्निकल इशू में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो राइट्स भी मेरे पास नहीं होते हैं और मुझे वो आता भी नहीं है, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो तुम अपना बेटा यहाँ से कमेंट कर देना, तो वो पूरा का पूरा प्रॉब्लम तो मैं उसको फिर टेक्निकल की ओर आगे बढ़ा दूंगा। एक मिनट। ये मार्क एज अ लीड होना चाहिए। चलो बेटा, मैंने उसको आगे बढ़ा दिया है। और श्रुति एक काम और करना बेटा, ये अपनी प्रॉब्लम टेक्निकल टीम को डाउट में डाल देना। मतलब जब डाउट तुम करते हो ना फैकल्टी को, तो डाउट में टेक्निकल टीम करके कर देना, तो उनके पास चला जाएगा। ठीक है, वो गुंजन बेटा तुमको पता चल जाएगा, वो तुमको पता चल जाएगा, तुम लोगों के शेड्यूल में लिखा रहता है। ठीक है, चलो अब हम लोग, ठीक, चलो अब हम लोग बच्चों बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे आज के टॉपिक को लेकर, और आज का जो टॉपिक है बेटा वो टॉपिक है गुप्त काल के बाद का दौर, जिसे पोस्ट गुप्त एज कहेंगे। और गुप्त काल के बाद भारत की राजनीति में बहुत सारे उथल पुथल मचते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा केंद्रीय शक्ति का पतन हो जाना, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरह से कोलैप्स कर जाना, और जिसकी वजह से एक बड़ा गुप्त अंपायर जो खड़ा किया गया था वो धीरे धीरे डिक्लाइन फेज पर चला गया। वैसे भी हम लोग ने उसके कारण पढ़े थे, तो हम लोगों ने कई सारे कारण पढ़े थे, उनमें कोई एक कारण, जो गुप्तों के या किसी भी वंश के पतन का कोई एक कारण नहीं होता, वो कई सारे कारण होते हैं। उन कई सारे कारणों पर अगर देखा जाए, तो राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव आपको दिखाई पड़ेगा, साथ ही साथ आपको दिखाई पड़ेगा विदेशी आक्रमण आपको दिखाई पड़ेगा, है ना, हूण लोगों का आक्रमण आ गया था, और सबसे बड़ा नुकसानदायक पहलू आ गया था, और वो था सामंतों। जो आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को सामंत फ्यूडल्स के बारे में बताया था, वो जो क्षेत्रीय अधिकारी थे। आ जाएगा, धीरज समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो हर टॉपिक अपने आप में एक अलग अस्तित्व रखता है, हर टॉपिक अपना एक अलग अस्तित्व है। ठीक है कि अगर हम लोग पिछली क्लास को करते हैं तो एक कनेक्टिविटी बनती है, ये बात सच है, लेकिन उसके अलावा अगर हम ये सोचे कि कोई किसी तरह का टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझने का प्रयास करना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, रमेश, शेफाली, माधव, अर्चना, धनंजय बेटा सबको नमस्ते, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, चलो भाई, तो अब आप देखोगे गुप्त लोगों का पतन, जिसके कुछ कारण पर हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया, कुछ आपने बताया, कुछ मैंने बताया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से गुप्त वंश का पतन हो गया। और गुप्त वंश, हमेशा याद रखिए, जब भी किसी बड़ी डायनेस्टी का पतन होता है, तो फिर आप देखोगे कि आपस में एक राजनीतिक द्वंद और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता शुरू होती है। वैसे ही कुछ आपको यहां पर भी दिखाई पड़ेगा। और गुप्त काल के बाद में उत्तर भारत को, पूरे भारत को तो नहीं, लेकिन उत्तर भारत को एक साथ जोड़ने में जो एक अगला राजा, जो एक अगला वंश खड़ा होता दिखाई पड़ेगा, जो गिरते पड़ते गुप्त राजवंश के मान सम्मान को, या कह ले भारत की राजनीति को एकीकृत करने में सक्षम होगा, वो होगा बेटा वर्धन वंश। और वर्धन वंश के तहत हर्षवर्धन जो सबसे बड़े और ताकतवर राजा के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो हम लोग, मैं ठीक हूं बेटा, तो हम लोग बात करेंगे इसी उत्तर गुप्त युग के हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन जिसने अंतिम तौर पर भारत की राजनीति को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया है, हाँ केंद्रीकृत करने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ हर्षवर्धन के पतन के बाद कई सारे वंश दिखाई पड़ेंगे, जैसे गुर्जर प्रतिहार दिखाई पड़ेगा, पाल दिखाई पड़ेगा, राष्ट्रकूट दिखाई पड़ेंगे, तो उनकी भी चर्चा हम लोग आज इस दौर में, आज की क्लास में करते चलेंगे। ठीक है ना, चलिए भाई, तो गुप्तों का जब पतन हुआ, तो पोस्ट गुप्त पीरियड की अगर बात करें, गुप्त काल के बाद की अवधि की बात करें, तो उत्तर और दक्षिण, क्योंकि गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने तो दक्षिण भारत पर भी अधिकार कर लिया था, याद आ रहा होगा। स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, बस एक मिनट, मैं जरा अपनी ओर से रिफ्रेश कर ले। अब बताना बच्चों, ऑडियो और वीडियो दोनों आने लगा। अब बताइएगा बच्चों, ऑडियो और वीडियो दोनों साफ हैं? ऑडियो और वीडियो दोनों साफ हैं बच्चों? ऑल क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, आपको दिखाई पड़ेगा, मैंने भी आपसे बताया, हाँ मैंने अभी आपसे बताया बच्चों कि रितिका बेटा एक बार तुम अपने सिस्टम को वो करो, रिफ्रेश कर लो, क्लास से बाहर चले जाओ और फिर री एंट्री कर लो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, क्लास के बाहर जाकर री एंट्री कर लो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ अपडेट भी कर लो। अब सही हो गया ना? अब सही हो गया बेटा, चलो तो अब मैं आपको बताता हूं। मैं दोबारा से बता रहा हूं सारी बातों को। तो देखो, गुप्त राजा समुद्रगुप्त हुआ करता था, जिसने उत्तर भारत को भी जीता था और जिसने दक्षिण भारत को भी जीता था। तो समुद्रगुप्त और गुप्त वंश का साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया। तो आगे चलकर जब गुप्त राजाओं का धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर पड़ा, हाँ ठीक है, धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर पड़ा, तो जब कमजोर पड़ने लगा, तो आप देखोगे कि राजनीति में आपको दो अलग अलग प्रकार के परिवर्तन दिख रहे हैं। मैं अगर यहां से इस एक लाइन ड्रॉ कर दूं और इसे मैं कह दूं ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत मान लेता हूं कुछ देर के लिए, कि ये हिस्सा नॉर्थ इंडिया का है और ये आपको साउथ इंडिया का है, तो अब आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत में राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकली अलग अलग डायनेस्टीज बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। अलग अलग तौर पर आपको राजनीति में प्रभाव दिखाई पड़ेगा। उत्तर भारत में तो आपको दिखाई पड़ेगा बच्चों वर्धन वंश। वो एक अलग विषय है कि वर्धन वंश को पुष्य भूति वंश कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के संस्थापक का नाम पुष्यभूति हुआ करता था। मैं अभी कुछ देर बाद उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उत्तर भारत में तो आपको दिखाई पड़ेगा वर्धन वंश, बड़े तौर पर बहुत बड़े इलाके पर वो अपना कब्जा कर लेगा। लेकिन विंध्याचल पर्वतों के दूसरी तरफ चले जाते हैं, जैसे दक्षिण भारत
कहा जाता है, वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा चालुक्य, पल्लव, और उसके बाद की ओर चले जाएं तो आपको राष्ट्रकूट, आपको चोल, फिर वो भारत की राजनीति में आपको अलग अलग प्रकार का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और ये तब तक दिखाई पड़ेगा जब तक भारत पे आगे चलकर मुस्लिम इन्वेडर्स या मुस्लिम रूलर्स दोनों आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये दोनों बिल्कुल समकालीन है। चालुक्यों का लड़ाई भी होगा हर्षवर्धन के साथ में, जिसका नाम पुलकेशिन द्वितीय होगा। ठीक है ना? चलो भाई, तो अब आपको दिखाई पड़ा बड़ा सा साम्राज्य दो अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो गया है। सिद्धि बेटा नमस्ते। दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो चुका है, एक जिसको कि कहा जाएगा उत्तर भारत और एक जिसको कहा जाएगा दक्षिण भारत। और दोनों जगहों पर आपको राजनीतिक तौर पर बड़े बड़े वंश, ताकतवर वंश, महत्वाकांक्षी वंश दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, ये राजनीतिक विभाजन आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में भारत की राजनीति के लिए, भारत के साम्राज्य के लिए, भारत के जनता के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होने लगेगा। बड़ा खतरनाक हो जाएगा। उसकी चर्चा मैं आपसे बाद में करूंगा। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं उत्तर गुप्त काल में। और उत्तर गुप्त काल में आपको दिखाई पड़ेगा वर्धन वंश के तौर पर, शुरुआत के तौर पर देखो 468 एडी यहां पर लिखा हुआ है, 468 ईस्वी। ये वो समय था बच्चे जब स्कंदगुप्त नाम का ताकतवर राजा मर जाता है। स्कंदगुप्त के मरने के बाद मैंने आपको बताया था जब हम लोग गुप्त वंश पढ़ रहे थे, ठीक है? क्या बच्चों अभी भी ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम है? जरा मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, क्या अभी भी ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम है? नहीं है ना? नहीं है। देखो बच्चे, आपके साथी कमेंट कर रहे हैं कि सही चल रहा है। अगर किन्हीं एक दो बच्चों का दिक्कत है तो फिर बेटा वो आपकी ओर से प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरी ओर से प्रॉब्लम नहीं है बेटा, क्योंकि अगर इतने सारे बच्चों को साफ दिख रहा है इसका मतलब मेरी ओर से सही चल रहा है। ठीक है, चलो भाई। तो स्कंदगुप्त के मरने के बाद, ठीक है, स्कंदगुप्त के मरने के बाद की अगर बात करता हूं तो साम्राज्य गुप्तों का लड़खड़ाएगा और लगभग लगभग 550 ईस्वी तक आते आते, यानी स्कंदगुप्त की मृत्यु के लगभग लगभग 100 साल का समय पूरा होते होते आप देखोगे कि गुप्त वंश का पतन और फिर भारत में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगहों पर राजनीतिक तौर पर स्वतंत्रता की शुरुआत होगी, नए नए राजवंशों का उदय शुरू होगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर भारत को लेकर, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर भारत को लेकर। तो उत्तर भारत में आपको एक वंश दिखाई पड़ेगा जिसका नाम बच्चों पॉपुलर हो गया है, वर्धन वंश। ये लोग हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र, जो थानेश्वर वगैरह इलाका पड़ता है, उस इलाके के आसपास के रूलर हुआ करते थे और जो कभी गुप्तों के अधीन शासन किया करते थे। ये लोग गुप्तों के अधीन शासन किया करते थे। और जब कुमार गुप्त राजा हुआ करता था, कुमार गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का बेटा था, याद होगा मैंने बताया था आप लोगों को। तो कुमार गुप्त के समकालीन इस इलाके का जो प्रांतपति कह लो या जो गवर्नर कह लो या जो अपने आप को महाराज कहने वाला व्यक्ति है, थानेश्वर बेटा हरियाणा में है। थानेश्वर आजकल के हरियाणा का इलाका पड़ता है बेटा। ठीक है, चलो भाई, तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा एक ताकतवर व्यक्ति जिसका नाम होगा बच्चों पुष्यभूति। ये कुमार गुप्त के अधीन शासन करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, वही कुमार गुप्त जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। तो पुष्यभूति, चूंकि पुष्यभूति की वजह से ये राजवंश सत्ता में आएगा, ये राजवंश एक राजा के प्रमुख अधिकारी के तौर पर आ जाएगा। इसीलिए वर्धन वंश को बच्चों पुष्यभूति वंश कहा जाता है। यानी कभी आपसे ये पूछा जाए कि वर्धन वंश का जो प्रमुख नाम है, जो वास्तविक नाम है, वो क्या है, तो याद रखिएगा वो पुष्यभूति वंश है। वर्धन वंश कैसे पड़ गया? तो वर्धन वंश नाम ऐसे पड़ गया क्योंकि पुष्यभूति के बाद जो लोग राजा बने, जैसे नरवर्धन, जैसे आदित्यवर्धन, जैसे प्रभाकर वर्धन, जैसे हर्षवर्धन, ये कुछ नाम आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो अपने नाम के आगे वर्धन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस वंश को आगे चलकर वर्धन वंश के तौर पर जाना जाने लगा। नहीं तो अमूमन वास्तविक तौर पर इस वंश का जो नाम है वो तो पुष्यभूति वंश है। ठीक है ना? और धीरे धीरे करके देखो, शुरुआत दौर में जैसे पुष्यभूति ये कुमार गुप्त के सामंत रहे, उनके बाद जैसे नरवर्धन की बात करें तो आगे के गुप्त राजाओं के सामंत के तौर पर रहे, आदित्यवर्धन की बात करें तो आगे के राजाओं के सामंत के तौर पर रहे। लेकिन प्रभाकर वर्धन वही जो कि हर्षवर्धन के पिता है, जब वो गद्दी पर बैठेंगे तब तक गुप्त वंश कमजोर हो चुका है और लगभग लगभग समाप्त प्राय हो चुका है। इसीलिए प्रभाकर वर्धन इस डायनेस्टी का पहला राजा बनेगा जो अपने आप को क्या बोलेगा? महाराजा धीराज बोलेगा। और इस वंश का, यानी कि पुष्यभूति वंश जिसे वर्धन वंश भी कहा जाएगा, उसका वो पहला स्वतंत्र शासक बन जाएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, जब हम लोग गुप्तों की शुरुआत कर रहे थे तब भी तो हम लोगों ने कुछ इसी तरह की बात किया था। जब हम लोग गुप्त वंश की शुरुआत कर रहे थे तब भी तो हम लोग ने ऐसे ही कुछ पढ़ा था, याद आया? श्रीगुप्त और घटोत्कच जो अपने आप को सिर्फ महाराज कहते थे। फिर चंद्रगुप्त प्रथम, अगर आपको याद होगा, तो उसने अपने आप को क्या बोला? उसने अपने आप को महाराजा धीराज बोला। तो देखो, ये परंपरा तो गुप्त राजा बहुत साल पहले जान चुके थे। ये परंपरा तो गुप्त राजा बहुत वर्ष पहले, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो करीब 200 साल पहले इस परंपरा की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी बड़ी टाइटल लेना ही प्रतीक होगा आपका किस बात का? बड़ी बड़ी उपाधि लेना ही प्रतीक बनेगा आपके लिए, या उस वक्त के राजनीतिक दौर के लिए कि भैया ये राजा बड़ा है, ये राजा स्वतंत्र है, तभी वो बड़ी बड़ी टाइटल लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रभाकर वर्धन और उनके परिवार का एक हल्का सा परिचय दे दूं, क्योंकि अब आगे के परिचय पर ही क्लास चलने वाली है। प्रभाकर वर्धन का जो बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा जो है उसका नाम है बच्चों राज्यवर्धन, जो कि प्रभाकर वर्धन के बाद अगला राजा बनेगा। प्रभाकर वर्धन का जो छोटा बेटा है उसका नाम है बच्चों हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की जो बेटी है, इकलौती बेटी है, एक बेटी, जिसका नाम है राज्यश्री, और इसी को बच्चों कुछ किताबों में राजश्री भी लिखा हुआ है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम आता है बच्चों यशोमती। ये सब आपको याद नहीं करना है, ये सब आपको याद नहीं करना है। इतने सारे नाम देखकर डर मत जाइएगा, घबरा मत जाइएगा कि क्या ये सारे नाम याद रखने हैं, बिल्कुल नहीं याद रखने हैं। उसमें एक नाम याद रखना है और वो है हर्षवर्धन का। अब कुछ घटनाएं इनसे जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने इन लोगों का उल्लेख कर दिया है। अब होगा क्या कि प्रभाकर वर्धन जब राजा होंगे तो प्रभाकर वर्धन के राज्य के ऊपर भी हूण लोगों का आक्रमण होगा। हूण याद होगा, हूणों का सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के जमाने में हुआ था, याद आ रहा है? हूणों का पहला आक्रमण तो स्कंदगुप्त के जमाने में हुआ था। उसके बाद से लगातार हूण, जो एक विदेशी जाति के आक्रमणकारी हुआ करते थे, वो दनादन आक्रमण कर रहे थे। ऐसा ही कुछ इनके जमाने में भी हुआ। प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा राज्यवर्धन जो है वो युवराज है। युवराज का मतलब हो जाता है कि राजा का उत्तराधिकारी जो उसके बाद राजा बनेगा। तो हूणों के आक्रमण का सामना करने के लिए राज्यवर्धन को भेजा गया कि जाओ तुम सामना करो। राज्यवर्धन ने हूणों के आक्रमण का सामना किया। इस बीच प्रभाकर वर्धन ने अपने छोटे बेटे हर्षवर्धन को भी अपने भाई की मदद के लिए रेस्क्यू पॉइंट ऑफ व्यू उनको भेजा कि तुम जाकर
हाँ, अभी हम लोग आएंगे आएंगे बेटा डॉली, अभी हम लोग आएंगे राजश्री के बारे में भी बात करेंगे, रुक जाओ, अभी इंतजार करो थोड़ा सा, ठीक है। तो अब होगा क्या कि राज्यवर्धन उधर चले गए हूणों का आक्रमण करने के लिए, और हर्षवर्धन भी उनकी मदद करने के लिए चले गए। चलिए अच्छा, इस बीच शादी विवाह की भी बात कर ली है डॉली ने, तो हम बता दें राजश्री का जो विवाह हुआ था, राजश्री का जो विवाह हुआ था वो कन्नौज के शासक के साथ हुआ था, जो कि मौखरी वंश का शासक हुआ करता था, मौखरी वंश का शासक हुआ करता था, जिसका नाम था बच्चों गृहवर्मन, जिसका नाम था गृहवर्मन, और इसे गृहवर्मा भी कहा जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग हूणों से लड़ाई कर लेते हैं। तो राज्यवर्धन लड़ाई कर रहे हैं, हर्षवर्धन उनकी मदद के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन अचानक से प्रभाकर वर्धन यानी महल से खबर पहुंचती है हर्षवर्धन के लिए कि पिता प्रभाकर वर्धन की अचानक से तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो बेहोश हो गए हैं, और जो दो डॉक्टर, जो वैद्य जिनके नाम किताबों में रसायन और सुसेन मिलता है, वो दोनों इलाज कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई सफलता नहीं मिल रही है। प्रभाकर वर्धन डे बाय डे उनकी हालत खराब हो रही है। तो हर्षवर्धन जो कुछ समय पहले निकला था युद्ध के मैदान में जाने के लिए, वो वापस आ जाता है, अपने पिता की देखभाल के लिए वापस आता है। बस वो कुछ दिन देखभाल कर पाता है कि अचानक एक घटना घटती है, घटना ये घटती, तब तक लड़ाई खत्म हो जाएगी, तब तक इन हूणों को पराजित कर दिया गया, ठीक है। राज्यवर्धन वापस आ चुके हैं, राजश्री जो कन्नौज में थी वो भी अपने पिता को देखने के लिए मतलब जाना जाता है, जैसे बाणभट्ट के द्वारा। हाँ, जो काम तुम मतलब मर्द और नौजवान लड़का अपने बहन, अपने बहनोई, अपने भाई के साथ होने वाली घटनाओं का बाद डर मत जाइएगा, घबरा मत जाइएगा कि क्या ये सारे नाम याद रखने हैं, बिल्कुल नहीं याद रखने हैं। उसमें एक नाम याद रखना है और वो है हर्षवर्धन का। अब कुछ घटनाएं इनसे जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने इन लोगों का उल्लेख कर दिया है। अब होगा क्या कि प्रभाकर वर्धन जब राजा होंगे तो प्रभाकर वर्धन के राज्य के ऊपर भी हूण लोगों का आक्रमण होगा। हूण याद होगा, हूणों का सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के जमाने में हुआ था, आक्रमण तो स्कंदगुप्त के जमाने में हुआ था। उसके बाद से लगातार हूण जो एक विदेशी जाति के आक्रमणकारी हुआ करते थे, वो दनादन आक्रमण कर रहे थे। ऐसा ही कुछ इनके जमाने में भी हुआ। प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा राज्यवर्धन जो है वो युवराज है। युवराज का मतलब हो जाता है कि राजा का उत्तराधिकारी जो उसके बाद राजा बनेगा। तो हूणों के आक्रमण का सामना करने के लिए राज्यवर्धन को भेजा गया कि जाओ तुम सामना करो। राज्यवर्धन ने हूणों के आक्रमण का सामना किया। इस बीच प्रभाकर वर्धन ने अपने छोटे बेटे हर्षवर्धन को भी अपने भाई की मदद के लिए रेस्क्यू पॉइंट ऑफ व्यू उनको भेजा कि तुम जाकर। हाँ, अभी हम लोग आएंगे आएंगे बेटा डॉली, अभी हम लोग आएंगे राजश्री के बारे में भी बात करेंगे, रुक जाओ, अभी इंतजार करो थोड़ा सा, ठीक है। तो अब होगा क्या कि राज्यवर्धन उधर चले गए हूणों का आक्रमण करने के लिए, और हर्षवर्धन भी उनकी मदद करने के लिए चले गए। चलिए अच्छा, इस बीच शादी विवाह की भी बात कर ली है डॉली ने, तो हम बता दें राजश्री का जो विवाह हुआ था, राजश्री का जो विवाह हुआ था वो कन्नौज के शासक के साथ हुआ था, जो कि मौखरी वंश का शासक हुआ करता था, मौखरी वंश का शासक हुआ करता था, जिसका नाम था बच्चों गृहवर्मन, जिसका नाम था गृहवर्मन, और इसे गृहवर्मा भी कहा जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग हूणों से लड़ाई कर लेते हैं। तो राज्यवर्धन लड़ाई कर रहे हैं, हर्षवर्धन उनकी मदद के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन अचानक से प्रभाकर वर्धन यानी महल से खबर पहुंचती है हर्षवर्धन के लिए कि पिता प्रभाकर वर्धन की अचानक से तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो बेहोश हो गए हैं, और जो दो डॉक्टर, जो वैद्य जिनके नाम किताबों में रसायन और सुसेन मिलता है, वो दोनों इलाज कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई सफलता नहीं मिल रही है। प्रभाकर वर्धन डे बाय डे उनकी हालत खराब हो रही है। तो हर्षवर्धन जो कुछ समय पहले निकला था युद्ध के मैदान में जाने के लिए, वो वापस आ जाता है, अपने पिता की देखभाल के लिए वापस आता है। बस वो कुछ दिन देखभाल कर पाता है कि अचानक एक घटना घटती है, घटना ये घटती, तब तक लड़ाई खत्म हो जाएगी, तब तक इन हूणों को पराजित कर दिया गया, ठीक है। राज्यवर्धन वापस आ चुके हैं, राजश्री जो कन्नौज में थी वो भी अपने पिता को देखने के लिए मतलब परिवार इकट्ठा कर लिया गया, जल्दी जल्दी खबर वगैरह देकर के परिवार को इकट्ठा कर लिया गया, भैया इकट्ठा हो जाओ सब लोग, पिताजी की हालत खराब है। इस बीच होगा क्या कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाएगी, और प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु होगी, इनकी जब मृत्यु होगी, तो इनकी जब चिता को अग्नि दी जाएगी, तो यशोमती जो कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी और इन बच्चों की माता जी हैं, वो सती ग्रहण कर लेंगी। सती तो आप जानते हैं कि पति के मरने के बाद उनकी चिता पर अपने आप को जलाकर समाप्त करने की प्रक्रिया को सती प्रथा कहा जाता है। और जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ेंगे तब हम लोग वहां पर चर्चा करेंगे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक वगैरह की मदद लेकर इसको खत्म करवाया जाएगा। सर मेरा भाई बंडी मेरा भाई बंडी बेटा इनकी सेना का सेनापति है, बिल्कुल बंडी इनकी सेना का सेनापति है, कोई जरूरी नहीं शेफाली, बंडी का नाम लेना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, नहीं भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलो भाई, अब सारा का सारा परिवार शोक में है। अच्छा, इस बीच देखिए और क्या होने वाली है घटना, वो भी मैं आपको बता दूं। जब इधर पूरा परिवार शोक में बेचारा परेशान होगा, इसी बीच दो राजा ऐसे हैं, एक का नाम है, एक रूल करता है बेटा मालवा का राजा जिसका नाम है देवगुप्त, और एक राजा है बेटा गौड़ का मतलब हो जाता है बंगाल का राजा हुआ करता था शशांक। देखिए ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि गुप्तों के पतन के बाद राजनीतिक स्थिरता अभी नहीं बनी है, तो कई सारे लोग अपनी शक्ति को स्थापित करने में लगे हुए हैं, उनमें देवगुप्त भी और उनमें शशांक भी है, और देवगुप्त और शशांक मिलकर कर लेंगे दोस्ती, ठीक है। सती प्रथा बेटा इससे बहुत पहले से चल रही है एंजल, मैंने भानुगुप्त के भी बारे में सती प्रथा के बारे में बताया था, तो निश्चित तौर पर सती प्रथा इससे पहले से चलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। तो सती प्रथा पहले से चल रही है। अब इन दोनों लोगों ने कर ली दोस्ती, और दोस्ती करके इन दोनों राजाओं ने आक्रमण कर दिया है कन्नौज पर, क्योंकि होगा क्या कि गुप्तों के बाद जो कन्नौज का इलाका है ये राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों कंडीशन में स्ट्रांग हो जाएगा। और जब भी, हाँ नहीं कोई जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ सुनते चले जाओ, सिर्फ सुनो बेटा, नोट करने की कोई जरूरत नहीं, ये कहानी है, इनको एक बार दिमाग में सुन लोगे ना तो तुम कनेक्टिविटी मतलब कनेक्शन बना पाओगे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो कन्नौज राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से पावरफुल हो गया, इसलिए कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कई लोगों का, हाँ ठीक है, कई लोगों ने अपनी अपनी कोशिशें शुरू कर दी है, उनमें मालवा का देवगुप्त और बंगाल का शशांक भी है। शशांक अपने जमाने का बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शैतान किस्म का राजा है, एक बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात का ध्यान रखिएगा, शशांक वो राजा है जिसने बोधि वृक्ष को कटवा भी दिया था, जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था।
हाँ, ठीक। अब देखो, ये दोनों मिल जाएँगे, ये दोनों मिलकर मौखरी राजा गृहवर्मा पर आक्रमण करेंगे और गृहवर्मा को मार दिया जाएगा। जिस वक़्त ये युद्ध की दशा बन रही है, उस वक़्त वर्धन परिवार में शोक की दशा चल रही है, ठीक है? और उधर दूसरी प्रक्रियाएँ चल रही हैं। जब तक वर्धन परिवार इस ओर कुछ आगे कदम बढ़ा पाता या कुछ फैसला कर पाता, तब तक तो मामला बिगड़ चुका था। अब होगा क्या? राजश्री जो अपने पिता की मृत्यु, उनके अंतिम संस्कार, इन सब के बाद ये कन्नौज जा चुकी थी, तो गृहवर्मा तो मार दिया गया और राजश्री को बंदी बना लिया जाएगा। राजश्री बना ली गई है बंदी और वो जेल के अंदर डाल दी गई हैं। अब इन बातों को जैसे ही राज्यवर्धन के बाप को जब पूरी बात पता चल जाएगी कि साहब ऐसा हो गया, तो राज्यवर्धन तुरंत सेना लेकर निकलेगा और सबसे पहले वो देवगुप्त को मार देगा। राज्यवर्धन सबसे पहले देवगुप्त को मार देगा, ठीक है? ठीक, वो देवगुप्त को मार देगा। देवगुप्त को मारने के बाद वो शशांक के पास जाएगा और शशांक के साथ के ऊपर आक्रमण करेगा। इससे पहले कि युद्ध हो, शशांक ने बहुत ही चालाकी से देवगुप्त राज्यवर्धन को के साथ संधि कर लिया, समझौता कर लिया और कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि उसने तो अपनी बेटी की शादी का ऑफर तक दे दिया राज्यवर्धन से कि तुम हमारे भाई संधि वो हमारे दामाद बन जाओ। राजश्री जो गए थे गुस्से में, लेकिन शादी विवाह की बातें सुनकर वो शांत पड़ गए और एकदम से उन्होंने वो दोस्ती-वोस्ती कर ली, फंस गए शशांक के जाल में और राज्यवर्धन को मार दिया गया। अब राज्यवर्धन बेचारे मर गए। राज्यवर्धन मर गए और उनकी सेना जिसका नेतृत्व भंडी भंडी जो कि इनका ममेरा भाई लगता है, जो कि इनकी सेना का सेनापति है, वो वापस आ जाएगा। जब वो वापस आएगा और इन सारी बातों की खबर हर्षवर्धन को करेगा, तो हर्षवर्धन नाराज हो जाएंगे। हर्षवर्धन नाराज होकर वो फैसला करेंगे कि मैं शशांक को मार दूंगा और ऐसा कर दूंगा और वैसा कर दूंगा। जब ये सारी बातें हर्षवर्धन के लिए ऐसा बताया जाता है कि हर्षवर्धन उस वक्त एक टीनेजर बॉय था, शायद 16 साल का या 17 साल का नौजवान बच्चा था। हटाइए इन बातों को, उनकी उम्र को ध्यान में नहीं रखना है। हर्षवर्धन एक नौजवान लड़का है और नौजवान लड़का अपने बहन, अपने बहनोई, अपने भाई के साथ होने वाली इस घटनाओं से नाराज होकर अब वो फैसला करता है कि वो शशांक पर करेगा आक्रमण। इससे पहले कि हर्षवर्धन आक्रमण की तैयारी करे और आक्रमण करे कि एक सेनापति है जिनका नाम है सिंहनाद, जो कि मतलब थोड़े सेनापति मत कहिए, इनके दरबार के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सिंहनाद, और सिंहनाद हर्षवर्धन को टोकेंगे कि देखो हर्षवर्धन तुमने हाँ, हाँ बिल्कुल यस, तुमने तुमने जो है गद्दी ग्रहण नहीं किया, तो पहला काम तो ये करो कि तुम गद्दी ग्रहण करो। तो हर्षवर्धन अपना क्राउन सेरेमनी करवाएगा, अपने आप को महाराजा धीराज घोषित करेगा और ये वर्ष होगा बच्चों 606 वाला साल। ये पूरा समय काल होगा हर्षवर्धन के शासनकाल का। याद नहीं रखना, एक बार फिर से सुन लीजिए। हाँ, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि इसको याद नहीं करना है। तो हर्षवर्धन अब तैयारी करेंगे और इन सारी बातों के बारे में जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है, वो एक किताब से मिलती है बच्चों, जिसको हर्षचरित के नाम से जाना जाता है, जैसे बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। अब हर्षवर्धन जब राजा बन जाएगा तो निकलेगा, लेकिन अब वो उसको सब बताया जाएगा कि देखो सबसे पहला काम तो ये करो कि जो बहन जेल में है, परेशान है, उसको जेल से बाहर निकालो और फिर इसके बाद आगे बढ़ो। तो हर्षवर्धन पहले पहुंचेंगे कन्नौज जेल से, अपनी बहन को रिहा करवाएंगे, लेकिन इससे पहले कि वो इस प्रक्रिया को पूरा करते, कन्नौज में जन विद्रोह हो गया है। कन्नौज में लोग वहां पर मतलब होता नहीं, वो विद्रोह कर बैठे हैं और विद्रोह करके उन्होंने राजश्री को, क्योंकि गृहवर्मन एक अच्छा राजा था, राजश्री की एक अच्छी छवि थी प्रजा में, तो उन्होंने राजश्री को छोड़ा दिया, आजाद करा दिया है और राजश्री आजाद होने के बाद जंगलों की ओर भाग गई है, विंध्याचल के जंगलों की ओर। हर्षवर्धन तुरंत पीछा करता है अपनी बहन का और वो विंध्याचल के जंगलों की ओर जाता है। रास्ते में उसे एक बौद्ध साधुओं की टीम मिलती है जिनका प्रमुख लीडर होता है जिसका नाम है बच्चों दिवाकर मित्र। बौद्ध मॉन्क है दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र से मुलाकात होगी, जिनके सहयोग से राजश्री को ढूंढ निकाला जाएगा। राजश्री चिता बनाकर अपने आप को जलाने वाली थी, बचा लिया जाएगा, उनको समझाया जाएगा और दिवाकर मित्र के साथ उनको वापस भेज दिया जाएगा। कहां पर? थानेश्वर की ओर, क्योंकि अभी भी कन्नौज राजधानी नहीं है, बल्कि अभी भी राजधानी थानेश्वर ही है। अब हमारे हर्षवर्धन आगे बढ़ेंगे और वो शशांक पर आक्रमण करने की तैयारी करेंगे। अभी वो कुछ आगे बढ़ पाए थे कि असम जिसका नाम पुराना नाम बच्चों कामरूप मिलता है, असम जिसका पुराना नाम कामरूप मिलता है, तो असम का एक मैसेंजर है जिसका नाम संवादक है या हंसवेग। असम का जो मैसेंजर है दिवाकर मित्र, ये बौद्ध साधु है भाई प्रियंका, ये बौद्ध साधु है। दिवाकर मित्र बौद्ध साधु है। ये सब याद नहीं रखना, मैं ज्यादा ही कहानी सुना दे रहा हूं आप लोगों को, है ना? मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा ही कहानी सुना दे रहा हूं, इतना नहीं सुनाना चाहिए, नहीं तो देखो फिर आप दिवाकर मित्र कौन है नहीं समझ पाए, दिक्कत है। सही है, कहानी ठीक है ना? सुना रहा हूं, ठीक कर रहा हूं ना? हाँ ठीक है, चलो चलो भाई। तो अब कुल मिलाकर भास्कर वर्मन जो असम के राजा हैं, उन्होंने हर्षवर्धन से मित्रता की और मित्रता करके उनसे कहा कि हर्ष, हम भी तुम्हारे साथ मिलकर शशांक के ऊपर आक्रमण करेंगे। अब दोनों लोग मिलकर आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण करके शशांक को मार देते हैं। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि बाणभट्ट जिन्होंने अपनी किताब जिसका नाम हर्षचरित है, उस किताब में यह तो लिखा है कि हर्षवर्धन ने शशांक के साथ युद्ध किया, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस वॉर, उन्होंने ये नहीं लिखा। एक और किताब है जिसका नाम है बच्चों, मैं इधर नीचे की ओर लिख दे रहा हूं, और उस किताब का नाम है बच्चों आर्य मंजूश्री मूल कल्प। आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ये एक बौद्ध टेक्स्ट है, ये एक बौद्ध साहित्य है, ये एक बौद्ध साहित्य है जिसमें बताया गया कि हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया। शशांक को मार करके उसने एक तरीके से एक कट्टर शैव से, हाँ वज्रयान की बुक है बिल्कुल सही, कट्टर शैव राजा से मुक्ति दिलाने, प्रजा को मुक्ति दिलाने का काम किया। तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इसके लेखक कौन है नाम नहीं पता, लेकिन इस किताब से पता चला कि हर्षवर्धन जीत गया है। और अब देखिए जो पुरानी वाली राजधानी थानेश्वर है उसे बदल करके क्या बना दिया गया, कन्नौज। तो अब वर्धन वंश की राजधानी क्या बन जाएगी, कन्नौज बन जाएगी। वर्धन वंश की राजधानी अब कन्नौज बना लिया जाएगा, जो कि राजनीति का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। अब हर्षवर्धन, अब आप इस चित्र को देख रहे होंगे तो ये आपको पूरा का पूरा इलाका दिख रहा होगा बच्चों, जो कि हर्षवर्धन के द्वारा जीता गया है, जो कि हर्षवर्धन के द्वारा जीता गया है। अर्चना बेटा रुक जाओ, बहुत तेजी से भागने का प्रयास मत करो, मैं सारी बातें बताऊंगा। जब तक मैं टॉपिक खत्म ना कर लूं तब तक कोशिश मत करिए आप लोग अपने सवालों के लिए, ठीक है? हाँ अभी रुक जाइए, मैं बता दूंगा सब आपको। हाँ बिल्कुल अभी बताता हूं बेटा गोपाल, अभी सब बातें बताऊंगा आपको। तो ये बहुत बड़ा राज्य है जो कि हर्षवर्धन के द्वारा जीता जाएगा। ये आप देख रहे होंगे तो ये नर्मदा नदी का किनारा बनता है बच्चों, ये नर्मदा नदी का किनारा बन जाता है और एक लड़ाई होगी, हर्षवर्धन की एक लड़ाई होगी, और वो लड़ाई होगी बच्चों पुलकेशिन द्वितीय नाम के राजा के साथ। एक लड़ाई होगी जो कि चालुक्य वंश के राजा से होगी, जिसका नाम होगा बच्चों पुलकेशिन द्वितीय।
पुलकेशिन द्वितीय। और इस लड़ाई में यह बताया जाएगा कि पुलकेशिन द्वितीय जीत जाएगा, हर्षवर्धन हार जाएगा। और इस बात की जानकारी पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि है जिसका नाम है बच्चों रविकीर्ति, और रविकीर्ति का एक अभिलेख है बच्चों जिसको एहोल अभिलेख कहा जाता है, एहोल अभिलेख कहा जाता है। उसमें इस बात का दावा किया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय जीत गए, दोनों राजाओं में समझौता भी हो गया। नर्मदा नदी का एक सिरा वो हर्षवर्धन की बाउंड्री बन गया, नर्मदा नदी का दूसरा सिरा वो पुलकेशिन द्वितीय के लिए। देखिए पुलकेशिन द्वितीय लड़ाई को आगे से नहीं बढ़ाता है क्योंकि इधर दक्षिण भारत में चालुक्यों को अलग अलग, हाँ सर एक बुक, ई बुक कौन है ये बुक, कौन सा बुक से आप पढ़ा रहे हैं? मैं बेटा किसी, मैंने एक दिन अमरजीत, मैंने एक और दिन बताया था, मैं किसी एक किताब से नहीं पढ़ा था बेटा। हाँ मैं बहुत सारी किताबों को पढ़ करके उसकी समरी निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो वो एक किताब जो कई सारी किताबों का मिला जुला एक आचार है ना, मैं उनको उसको लेकर बता रहा हूँ। ये कई अलग अलग किताबों में आपको मिलेगा, तो इस चक्कर में मत पड़िए कि मैं किस किताब से पढ़ा रहा हूँ, मैं कई सारी किताबों को मिलाकर पढ़ाता हूँ, ठीक है। बस आप पढ़ने से मतलब रखो, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं पुलकेशिन द्वितीय, उधर दक्षिण भारत की राजनीति में बेटा वो इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो दक्षिण भारत की राजनीति में इन्वॉल्व हो जाएगा तो उत्तर भारत के बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगा। इधर हर्षवर्धन भी पुलकेशिन की लड़ाई के बाद बहुत ज्यादा लड़ाइयों में इन्वॉल्व होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इस बीच होगा क्या कि चीन का एक बौद्ध साधु, आपको ध्यान आ रहा होगा जब हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे गुप्त राजवंश, तब भी मैंने आपको बताया था कि चीन का एक बौद्ध साधु था जो भारत आया था। जरा जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जरा जल्दी से बताइएगा कि चीन का वो बौद्ध साधु कौन था जो गुप्त काल में आया था? चीन का वो बौद्ध साधु कौन था जो गुप्त काल में आया था? गुप्त काल वाले का नाम बताइए। वेनसांग तो अभी आएगा, हाँ बिल्कुल सही, वो फाहियान हुआ करता था, बिल्कुल सही, वो फाहियान हुआ करता था। वेनसांग अब आ रहा है, तो चीन का एक यात्री जिसका नाम बच्चों वेनसांग है वो अब भारत आएगा, तब हर्षवर्धन का शासनकाल होगा। और हर्षवर्धन जो कि शैविज्म, याद रखिएगा हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानने से पहले शैव धर्म को माना करता था, वो भगवान शिव का उपासक हुआ करता था। और वो एक काम करेगा, वेनसांग का स्वागत करेगा। उसका देखिए कारण एक बात और बता दें, हर्षवर्धन का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति कैसे हो गया? वैसे हो गया, आपको याद होगा राजश्री मिल गई थी जंगल में, दिवाकर मित्र नाम का एक बौद्ध साधु उनको लेकर आ गया था, तो हर्षवर्धन की बहन तो बन चुकी थी एक बौद्ध भिक्षुणी टाइप की, मतलब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था उन्होंने। तो अब धीरे धीरे करके हर्षवर्धन पर भी बौद्ध धर्म का थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ने लगा। जब वेनसांग के बारे में उन्होंने खबर सुनी तो उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात जानकारी दे देंगे। तो वेनसांग एक मेहमान है, वेनसांग एक बौद्ध साधु है, तो उनके स्वागत सत्कार के लिए कन्नौज में एक धर्मसभा का एडमिशन किया जाएगा। ये बेटा एंशिएंट हिस्ट्री है, ये एंशिएंट हिस्ट्री, इसे प्राचीन भारत कहा जाता है रितिका, ठीक है। अब इसको समझने के लिए बच्चे एक बार 5वें 6ठे दर्जे की अपनी एसएसटी की किताबें उठाना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार अपने क्लास 5th 6th की किताबें उठाना, अगर घर में बची रखी हो, क्योंकि हम लोग जब बचपन में हुआ करते थे बहुत सारे बच्चे उन किताबों को बेच करके आइसक्रीम खा जाते थे। तो अगर आपने आइसक्रीम नहीं खाया होगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया होगा किताबों को बेच करके, तो फिर आपको वो किताबें घर पर मिल जाएंगी, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। हम लोग वापस कन्नौज चल पड़ते हैं। तो कन्नौज में वेनसांग का स्वागत किया जा रहा है, एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया, एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, जहां पर खूब बड़ा सा पंडाल वगैरह लगाया जाएगा, बौद्ध साधु आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्ध साधु आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण धर्म के भी लोग आएंगे, यानी शैविज्म को मानने वाले, वैष्णविज्म को मानने वाले, शाक्तिज्म को मानने वाले, बौद्धिज्म को मानने वाले, तो सभी लोग आएंगे। इस यहाँ पर जब शुरुआत होगा तो सबसे पहले भगवान शिव की पूजा किया जाएगा, भगवान सूर्य की पूजा किया जाएगा, बुद्ध का पूजा किया जाएगा, और फिर शुरुआत होगा आपके इस रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का। तो सभी बड़े बड़े विद्वान अपने अपने धर्म के मर्म को बताएंगे, वेनसांग भी बताएंगे। हर्षवर्धन इस बातों से बड़ा प्रभावित हो जाता है, इस बातों से बड़ा प्रभावित होता है। अच्छा एक बात और बता दें, हर्षवर्धन की एक और आदत थी, वो ये थी कि वो हर पांचवें साल बुक एनसीईआरटी को कैसे पढ़े? बेटा किताबें जैसे पढ़ी जाती है मुमताज वैसे पढ़ो बेटा, है ना, वैसे ही सब लोग पढ़ते हैं जैसे तुमने पूछा है, ठीक है। हाँ अभी बताते हैं, सत्यम अभी बताते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे बाकी किताबें पढ़ते बेटा, उसी तरह एनसीईआरटी पढ़ी जाएगी, कोई अलग तरीका नहीं होगा, बैठकर इत्मीनान से ठंडे दिमाग से, ठीक है। चलो भाई, तो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। अब हम लोग एक बात और आपको बता दें, हर्षवर्धन की एक आदत थी, और वो आदत क्या थी? वो आदत थी, वो आदत हुआ करती थी कि वो हर 5वें साल जाता था, हर 5वें साल जाता था प्रयाग, ठीक है। वो हर 5वें साल जाता था प्रयाग, हाँ प्रयाग जाता था, और प्रयाग जाकर वो डोनेशन का काम किया करता था। तो वो फिर से 5वां साल का दौर आ चुका है, तो ये लोग फिर 5वें साल की ओर जाने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं, ठीक, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल यश। चलो अब देखो होगा क्या, जो कन्नौज की धर्मसभा हो रही है वहां पर एक जानकारी और मिलती है, वो क्या कि हर्षवर्धन एक अच्छा राइटर है, हर्षवर्धन एक अच्छा राइटर है, और उसके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं। जैसे उसके द्वारा लिखी गई किताबों के नाम देखो, ये है प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। इन सभी किताबों को बच्चों नाटक के तौर पर ड्रामा स्टाइल में लिखा हुआ है, ड्रामा स्टाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अभी बच्चों पढ़ लेने दो, अभी मुझे पढ़ा लेने दो इस प्रकार के, हाँ ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई, तो ये किताबें पता चलती है कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई। हर्षवर्धन अच्छा एक राइटर रहा होगा अपने जमाने का, तभी तो ऐसा कुछ कर रहा है, हाँ बिल्कुल, यस यस। वो बेटा रत्नावली करके कई सारी किताबें लिखी हैं, रत्नावली करके बच्चे बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, ठीक है। चलो भाई, अब दोनों लोग कहां चले जाएंगे? अब दोनों लोग चले जाएंगे प्रयाग। प्रयाग क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पर डोनेशन करना है ना हर्षवर्धन को, और इस डोनेशन को बोला जाता है बच्चों महामोक्ष परिषद, और ये 6ठे नंबर की महामोक्ष परिषद के तौर पर दिखाई पड़ रही है। दोनों लोग पहुंचेंगे, फिर से भाई बौद्ध धर्म के बारे में ढेर सारी बातें बताना, ये सब कुछ। महामोक्ष परिषद का काम समुद्रगुप्त ने भी किया था, हाँ बिल्कुल, समुद्रगुप्त भी डोनेशन करता था बेटा, लेकिन उसका वो महामोक्ष परिषद जैसा नहीं था, ठीक है। ईयर देखो बेटा लिखा हुआ है 643 में हुआ था, ठीक। अब देखो भाई, यहीं से हर्षवर्धन और वेनसांग एक दूसरे को करेंगे नमस्कार,
प्रणाम। और वेनसांग चला जाएगा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नालंदा, जहां पर वो 6 साल रुकेगा, जिसमें कहते हैं 2 साल एज अ स्टूडेंट वो पढ़ाई करेगा, 4 साल एज अ बौद्ध मॉन्क, बौद्ध टीचर वो पढ़ाने का काम करेगा, और उसके बाद फिर वो आगे कांची चला जाएगा। पल्लवों का राजा हुआ करता था जिसे नरसिंहवर्मन के नाम पर जाना जाता है, उनके दरबार में रुकेगा, फिर वहां से वो चीन वापस चला जाएगा। इन सारी बातों से प्रभावित हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को और बौद्ध धर्म के महायान शाखा को, ये वही महायान शाखा है बच्चों जिसमें गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा किया जाता है, वो बना लिया जाएगा। और हर्षवर्धन को एक नाम दिया जाएगा, एक उपाधि जो कि वेनसांग के द्वारा दिया जाएगा, और वो होगा शीलादित्य। शीलादित्य का मतलब है बौद्ध धर्म के 10 आदर्शों पर, बौद्ध धर्म के 10 शीलों पर चलने वाला शीलादित्य। ठीक है ना? किसी बच्चे ने पूछा था शीलादित्य को लेकर, तो देखो भाई हर्षवर्धन को शीलादित्य के तौर पर जाना जाता है। एक बात और बता दें, हर्षवर्धन के द्वारा एक उपाधि धारण किया जाएगा, उस उपाधि को बच्चों कहा जाता है परम सौगत। उसके द्वारा परम सौगत जैसी उपाधि भी धारण किया जाएगा। वेनसांग जब चीन वापस चले जाएंगे तो वेनसांग एक किताब लिखेंगे बच्चों, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में ट्रेवल ऑफ वेनसांग। ठीक है, ट्रेवल ऑफ वेनसांग। और ट्रेवल ऑफ वेनसांग यानी वेनसांग की किताब को कहा जाता है बच्चों सी यू की। उनकी किताब को बच्चों सी यू की के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? याद रखिएगा, फो की क्यू ये फाहियान की किताब थी, सी यू की ये आपके वेनसांग की किताब है। हर्षवर्धन का कोई बेटा नहीं है, उसकी एकमात्र बेटी है, जिसका विवाह वल्लभी के राजा से किया गया था, जिसका नाम ध्रुवसेन द्वितीय हुआ करता था। आगे चलकर हर्षवर्धन के अधिकारियों में ही गद्दी पर बैठने के लिए लड़ाई हो जाएगी, और उस लड़ाई में कोई अरुणाश्व करके व्यक्ति है, वो जीत जाएगा। कौन है, किस वंश का था, कब तक रूल किया, इसका क्या इतिहास है नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि अरुणाश्व नाम का जो भी राजा रहा होगा वो बहुत अच्छा राजा था। वो इतना बढ़िया राजा था और इतना दूरदर्शी राजा था कि उसे भविष्य का दिखाई पड़ता था। उसने भविष्य में देख लिया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पीसीएस और आईएएस की परीक्षा देंगे, तो मैं ऐसा कोई काम न करूं जो कि उनके लिए सवाल बन जाए। इसलिए इस राजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि उनके बारे में कोई प्रॉब्लम कर देता हो। ऐसे 8-10 राजा और मिल गए होते तो बहुत इतिहास हम लोगों का सिलेबस जो है थोड़ा सा कम हो गया होता। ठीक है ना? चलो खैर, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद फिर राजनीतिक भूचाल आपको दिखाई पड़ेगा, फिर वही आपस की लड़ाइयां शुरू होंगी, और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कई सारी अलग अलग राजवंश आपको निकलते और उभरते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल, आपको ध्यान होगा शशांक को पराजित करके हर्षवर्धन ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। जब तक हर्षवर्धन जीवित रहा तब तक तो बंगाल उनके अधिकार में रहा। वो एक अलग बात देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भी जो दूर वाले प्रांत हुआ करते थे, वो दूर वाले प्रांत जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट किया करते थे, और उनमें बंगाल भी आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद तो ये प्रॉब्लम और बड़ी हो गई, और राजवंश आपको निकलते और उभरते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल, आपको ध्यान होगा शशांक को पराजित करके हर्षवर्धन ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। जब तक हर्षवर्धन जीवित रहा तब तक तो बंगाल उनके अधिकार में रहा। वो एक अलग बात देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भी जो दूर वाले प्रांत हुआ करते थे, वो दूर वाले प्रांत जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट किया करते थे, और उनमें बंगाल भी आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद तो ये प्रॉब्लम और बड़ी हो गई, और आगे चलकर बंगाल में कई छोटे छोटे राजा बन गए। उनमें से एक सामंत या राजा हुआ करता था जिसका नाम था गोपाल। कौन है, इसके बारे में सही सही जानकारी मिल भी नहीं पाती और जरूरत भी नहीं है। हम लोगों के परीक्षा में गोपाल को लेकर बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, तो बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है कि हम लोग गोपाल को जाने और उनके बारे में जाने। तो गोपाल नाम का एक सामंत है, और इस गोपाल नाम के सामंत ने अपनी टेरिटरी में अपने राज्य को और अपनी प्रजा को सुरक्षित रखना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, मतलब कुल मिलाकर सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो जो अगल बगल के लोग हैं जिनके यहाँ के सामंत बड़े खराब हैं, जो अपनी जनता को बड़ा पीड़ित करते हैं, तो कहते हैं कि कई सारे लोग मिलकर गोपाल के पास जाते हैं और गोपाल से प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप एक काम करिए, जो हम लोगों का राजा है ना बहुत दुष्ट है साहब, बड़ा पापी है, हम लोगों को बहुत परेशान करता है, कृपया करके आप उस पर आक्रमण कर दीजिए, हम लोग आपका साथ दे देंगे। तो गोपाल को बंगाल के आसपास का जो टेरिटरी है वहां के जनता का समर्थन मिल गया। स्थानीय राजाओं के खिलाफ जनता ने कर दिया विद्रोह, जनता के होने वाले इस विद्रोह से गोपाल को मिल गया साथ, और गोपाल ने जल्दी ही एक बड़े राजवंश को स्थापित कर दिया, एक बड़े राज्य को स्थापित कर दिया बंगाल में, जिसे पाल वंश के नाम पर जाना जाता है। तो बंगाल में पाल वंश के संस्थापक के तौर पर है। याद रखिएगा बच्चों, पाल वंश बौद्ध धर्म को मानने वाला है। जितने भी पाल राजा गद्दी पर बैठेंगे बच्चों, वो सभी के सभी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो गोपाल भी बौद्ध धर्म को मानता है, तो बौद्ध धर्म का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। आगे चलकर जब हम लोग इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की क्लास पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इंडियन पेंटिंग्स पढ़ेंगे। मिनिएचर के तहत हम लोग पाल आर्ट को भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में सहयोगी बनेगी, सहायक बनेगी। गोपाल के बाद उनका बेटा जिसे धर्मपाल कहा जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल ज़ैद, बिल्कुल। ठीक, गोपाल के बाद उनका बेटा जिसे धर्मपाल कहा जाता है, वो गद्दी पर बैठेगा, जो कि पाल वंश के सबसे ताकतवर राजाओं में माना जाता है। और धर्मपाल के द्वारा भी प्रयास किया जाएगा कि कन्नौज पर ये अधिकार कर ले। धर्मपाल भी कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास करिएगा। उसका एक कारण समझिएगा बच्चों, क्योंकि जो कन्नौज का इलाका पड़ रहा है ना, ये कन्नौज का इलाका, ये जो कन्नौज का इलाका है राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। और अभी हम लोग आगे की क्लास में एक टॉपिक पढ़ेंगे, ट्राइपार्टीज वॉर, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाएगा। ठीक है, जो कि गुर्जर, प्रतिहार, पाल इन सब के बीच में आएगा। एडी मीन सर ऋतिका, ये उसका गोपाल का शासन काल है। ऋतिका, दो जिस जिस ईयर को आप मेंशन कर रहे हो वो उसका शासन रूलिंग पीरियड है, उसको याद नहीं करना, उसको भूल जाओ, उसको याद नहीं करना बेटा, इस समय काल को मत याद करिए, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलो। तो धर्मपाल गद्दी पर बैठेगा, पाल वंश का सबसे ताकतवर राजा है, कन्नौज पर अधिकार करने का वो प्रयास करेगा। वो एक अलग बात है कि कन्नौज पर वो अधिकार कर नहीं पाएगा, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों से और राष्ट्रकूटों से उसके संघर्ष होंगे। वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक ही होगा त्रिपक्षीय संघर्ष। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग फिलहाल इनके ऊपर और बात कर लेते हैं। तो धर्मपाल के द्वारा मेरी ओर से बेटा ऑडियो और वीडियो सब सही चल रहा है? मुमताज, मुमताज, मेरी तरफ से सब सही है, मेरी तरफ से सब सही है। चालुक्य और पल्लव का बताएं आकांक्षा बेटा बताएंगे? इतनी बहुत बहुत जल्दी है क्या बेटा आकांक्षा? चालुक्यों का, पल्लवों का, राष्ट्रकूटों का बहुत ज्यादा जल्दी है? आराम से पढ़ो, कोई इतनी जल्दी नहीं है बेटा। ठीक है, हाँ आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं, सबके बारे में पढ़ाएंगे। चालुक्यों का और पल्लवों का एक अलग क्लास होगा, उस क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे। एक काम कर लो बच्चों, आप लोग एक काम नहीं करते हो, अपना शेड्यूल देखो कि आपके शेड्यूल में कब कब कौन कौन सी क्लास है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना? हाँ, इस प्रकार का कमेंट करने से बेटा क्लास डिस्टर्ब होती है, आपके बाकी साथियों को दिक्कत होता है। ठीक है ना? तो पढ़ाएंगे, परेशान मत हो, बाकी शेड्यूल देख लेना। हाँ ठीक है, बिल्कुल दिया हुआ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ बेटा, दिया हुआ है। ठीक है, चलो भाई
अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने धर्मपाल के ऊपर। तो धर्मपाल जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुरी विश्वविद्यालय, ये वही सारे विश्वविद्यालय हैं बच्चों, जिसको आगे चलकर बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। बख्तियार खिलजी का नाम याद आ रहा है बच्चों? बख्तियार खिलजी का नाम याद आ रहा है? जब हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था, वो इन सभी विश्वविद्यालयों को तोड़ देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा परम स्वागत, ये उपाधि बड़ी पॉपुलर हो जाएगी। और आपको याद है इससे पहले हम लोग ने बात किया था, तो हम लोग ने चर्चा किया था, तो मैं हर्षवर्धन के बारे में आप लोगों को बता रहा था, हर्षवर्धन के भी दौर में आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी इस प्रकार का लिया गया था। सो बिहार, ये बेटा बंगाल में है बच्चे। हाँ, ठीक है, चलो बिल्कुल सही, हाँ राहुल बिल्कुल सही। ठीक, चलो भाई, अब देखो धर्मपाल के बाद जो गद्दी पर बैठेगा राजा, धर्मपाल के बाद जो गद्दी पर बैठेगा राजा, वो है बच्चों देवपाल। ठीक है, वो बनेगा बच्चों देवपाल। कन्नौज का राजा कौन था? कन्नौज बेटा गुर्जर प्रतिहारों के पास जा चुका था। ठीक है, वो हम आपको बता देंगे अभी बाद में, भी रुक जाइए। ठीक, कन्नौज के लिए तो सारा बवाल हो रहा है इस। ठीक, चलो भाई बेटा, परम स्वागत का इन सब का मतलब मत जानो, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ, तो देवपाल अगला राजा बनेगा, और देवपाल कन्नौज पर अधिकार करने के उद्देश्य से मुंगेर वर्तमान समय में बच्चों बिहार में पड़ता है, उसको अपनी राजधानी बना लेगा। देवपाल भी परम स्वागत जैसी उपाधि धारण कर लेगा, और इसके जमाने में शैलेंद्र वंशी, मतलब ये आपका जो थाईलैंड और इंडोनेशिया, जावा सुमात्रा, ये पूरा इलाका जो पड़ता है ना, हाँ, उनकी अगर बात करें तो वो उस इलाके के राजा को, उस इलाके को कहा जाता था। और वहां का एक राजा, वहां के शासक, नालंदा में बौद्ध विहार एक प्रकार का बौद्ध भिक्षुओं के लिए रुकने और ठहरने का जगह हुआ करता था, उसको बौद्ध विहार कहा करते थे। तो उसको बौद्ध विहार को बनवाएगा। देवपाल के बाद वो महिपाल और इस प्रकार के बहुत सारे लोग गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन इसके बाद आपका पाल वंश कमजोर पड़ जाएगा। उधर अब आ जाइए, हम लोग एक और राजवंश के बारे में, और इस प्रकार के बहुत सारे लोग गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन इसके बाद आपका पाल वंश कमजोर पड़ सारे लोग गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन इसके बाद आपका पाल वंश कमजोर पड़ जाएगा। उधर अब आ जाइए, हम लोग एक और राजवंश के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको गुर्जर प्रतिहार वंश के तौर पर जाना जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये गुर्जर प्रतिहार लोगों का इलाका है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद देखो, पाल राजा भी हर्षवर्धन के अधीन हुआ करते थे, और ये गुर्जर प्रतिहार भी हर्षवर्धन के अधीन हुआ करते थे, मतलब उन्हीं के अधीन एज ए सामंत काम किया करते थे। जब हर्षवर्धन मरेगा, तब धीरे धीरे करके कई सारे लोग अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास ये है कि ये हर्षवर्धन के लिए सामंत के तौर पर काम किया करते थे, और आगे चलकर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद की अगर बात करें, मोटे तौर पर करीब मोटे तौर पर 100 साल के बाद आप देखोगे तो गुर्जर प्रतिहारों का एक राजा है जिसे नागभट्ट प्रथम कहा जाता है। वो इस डायनेस्टी का फाउंडर का मतलब एक तरीके से संस्थापक का मतलब, जो स्वतंत्र राज्य को बनाएगा। यानी इससे पहले ये लोग हर्षवर्धन के अधीन काम करते हुए आपको दिखाई पड़े। नागभट्ट के देखो, गुर्जर प्रतिहारों का जो क्षेत्र पड़ता है उसे कहा जाता है बेटा मालवा। मालवा का मतलब हो जाता है वर्तमान समय का मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जिसे कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई, तो नागभट्ट जो कि मालवा राज्य पर कब्जा कर लेगा, और चूंकि मालवा मतलब मध्य प्रदेश, वो मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो ग्वालियर एक जगह पड़ती है जहां से सिंधिया परिवार ताल्लुक रखता है। ये वही सिंधिया परिवार है जिसके एक बच्चे, जिनके एक संतान जो है फिलहाल आपके मंत्री भी है, नागरिक उड्डयन मंत्री भी है ना, सिविल एविएशन मिनिस्टर के तौर पर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब। उसी सिंधिया परिवार, वही ग्वालियर का सिंधिया परिवार है। ठीक है, चलो, तो इन्होंने मालवा, गुर्जर प्रतिहारों के राज्य को मालवा कहा जाता है। मालवा राज्य का विस्तार देखिए, मालवा राज्य के विस्तार के तहत आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश का गंगा घाटी भी आपको दिखाई पड़ेगा, आपको मध्य प्रदेश भी दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा इधर देखिए तो राजपूताना और गुजरात भी आपको दिखाई पड़ेगा। ये वो दौर होगा जब गुर्जर प्रतिहार एकदम एक्सट्रीम लेवल पर होगा, मतलब बहुत ताकतवर वंश के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हाँ, राजस्थान वाला इलाका मिला, बिल्कुल सही कहा। और राजधानी के तौर पर बनाया जाएगा बच्चों अवंती, और अवंती को ही उज्जैन भी कहा जाता था एक जमाने में, अब अलग अलग हो गया है। प्रमुख राजाओं के बारे में बात करेंगे, सभी राजाओं की चर्चा नहीं करेंगे। नागभट्ट के बाद जो गद्दी पर आएगा बच्चों, वो है वत्सराज जो कि सम्राट के तौर पर जाना जाता है। और इसी के जमाने में आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होगा। वो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच कन्नौज को लेकर जो एक अधिकार है, वो आपको लड़ाई दिखाई पड़ जाएगा। तो वत्सराज को कहा जाता है इस वंश के वास्तविक संस्थापक के तौर पर, क्योंकि पॉलिटिकली जो एस्टैब्लिश किया जाएगा वो वत्सराज के द्वारा किया जाएगा। वत्सराज के बारे में कहा जाता है अपने जमाने का ही वाज वेरी ग्रेट किंग, ही वाज वेरी ब्रेव किंग, है ना, बड़ा बहादुर राजा था। और जिसने पाल राजाओं को, धर्मपाल अपने जमाने के बड़े ताकतवर राजा थे, उनको पराजित करके कन्नौज पर अधिकार करना, कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी हम लोग इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सर्किल का त्रिपक्षीय संघर्ष है, अगर मैं शेड्यूल देख पाऊं तो संभवतः हम लोग, हाँ, परसों यानी बुधवार को हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष की क्लास पढ़ेंगे। यानी परसों हम लोग ट्राइपार्टीज वॉर के बारे में पढ़ेंगे, किस किस प्रकार से लड़ाई होगी, सब कुछ बताएंगे। ये एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है ना बच्चों। हाँ, चलो भाई, तो ये धर्मपाल को पराजित कर देगा, पीछे ढकेल देगा, और कन्नौज पर अधिकार कर लेगा। वो एक अलग बात है कि अभी लड़ाई हो रही है, अभी तो इसमें नागभट्ट द्वितीय, मेहर भोज, वाक्य कई सारे राजा शामिल होने वाले हैं। ठीक है, मेहर भोज की बात करें तो मेहर लड़ाई हो रही है। हाँ, चलो भाई, तो ये धर्मपाल को पराजित कर देगा, पीछे ढकेल देगा, और कन्नौज पर अधिकार कर लेगा। वो एक अलग बात है कि अभी लड़ाई हो रही है, अभी तो इसमें नागभट्ट द्वितीय, मेहर भोज, वाक्य कई सारे राजा शामिल होने वाले हैं। ठीक है, मेहर भोज की बात करें तो मेहर भोज प्रतिहार वंश के ताकतवर राजाओं में आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, प्रतिहार वंश के ताकतवर राजाओं में आपको दिखाई पड़ेगा। और मेहर भोज की अगर बात करते हैं तो मेहर भोज बेटा वैष्णव धर्म को मानता है, वैष्णविज्म का फॉलो करता है, और चूंकि वैष्णविज्म को फॉलो करता है इसलिए आदि वराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण करता है। ये आदि वराह और प्रभास जैसी उपाधियों को भी धारण करता है। ठीक है, चलो भाई, मेहर भोज के बाद गद्दी पर आएगा बच्चों महेंद्रपाल। मेहर भोज के बाद गद्दी पर आएगा महेंद्रपाल। अच्छा, महेंद्रपाल के जमाने तक आते आते आप देखोगे त्रिपक्षीय है, इसलिए आदि वराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण करता है। ये आदि वराह और प्रभास जैसी उपाधियों को भी धारण करता है। ठीक है, चलो भाई, मेहर भोज के बाद गद्दी पर आएगा बच्चों महेंद्रपाल। मेहर भोज के बाद गद्दी पर आएगा महेंद्रपाल। अच्छा, महेंद्रपाल के जमाने तक आते आते आप देखोगे त्रिपक्षीय संघर्ष आपको थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति थोड़ी आपको ज्यादा ताकतवर बढ़ती दिखाई पड़ेगी, और इसी का फायदा उठाकर महेंद्रपाल कश्मीर जैसे इलाकों पर आक्रमण भी करेगा। ये वही कश्मीर है जहां पर फिलहाल आज G20 का समिट भी चल रहा है। ठीक है ना, जहां पर कश्मीर में G20 का समिट भी चलाया जा रहा है।
G20 का समिट भी चलाया जा रहा है, ठीक है? और इसका जो राज कवि है, हाँ, बिल्कुल बेटा गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पर गर्मी है बच्चे, ठीक? हाँ, नहीं फैन चल रहा है बेटा, फैन चल रहा है, पंखा-वंखा चल रहा है। लाइट नहीं आ रही है बच्चों, लाइट नहीं आ रही है, तो हाँ, अब लाइट नहीं आ रही तो एसी कैसे चलेगा? ठीक, चलो वापस आ जाते हैं। तो देखो इनका दरबारी कवि है और वो है बेटा राजशेखर, वो है राजशेखर, ठीक है? हाँ, राजशेखर और राजशेखर के द्वारा कुछ बड़ी किताबें लिखी गई हैं, कुछ बहुत प्रसिद्ध किताबें लिखी गई हैं, ठीक है? कुछ बड़ी किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों की अगर बात करते हैं बच्चों, तो उन किताबों का नाम आप देख सकते हो और नाम बेटा राजशेखर का याद रखना। हाँ, ठीक है? किताबों का नाम याद रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है। ये किताबों के नाम कई बार पूछे जा चुके हैं, याद कर लीजिएगा 2-3-4 बार में, जब आप पढ़ोगे तो धीरे-धीरे करके याद आ जाएगा। एक साथ बैठकर रटने मत लगेगा। राजशेखर की किताब कर्पूर मंजरी, भुवन कोश, काव्य मीमांसा, है ना? ऐसे तौर पर याद मत करने लगेगा। ठीक है? चलो बच्चों, तो इसको धीरे-धीरे करके हाँ बेटा पूछता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि याद कर लीजिएगा, धीरे-धीरे करके याद करिएगा, कतई ज़रूरी नहीं कि आज ही याद करिए। एक-एक करके धीरे-धीरे क्लास रिवाइज़ करते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है? चलो बच्चों, इसके बाद देखिएगा अगले राजा के तौर पर महिपाल आपको दिखाई पड़ेगा, महिपाल के भी दरबार में आपको राजशेखर दिखाई पड़ेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, धीरे-धीरे होने लगेगा। ठीक है? चलो बच्चों, तो इसको धीरे-धीरे करके हाँ बेटा पूछता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि याद कर लीजिएगा, धीरे-धीरे करके याद करिएगा, कतई ज़रूरी नहीं कि आज ही याद करिए। एक-एक करके धीरे-धीरे क्लास रिवाइज़ करते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है? चलो बच्चों, इसके बाद देखिएगा अगले राजा के तौर पर महिपाल आपको दिखाई पड़ेगा, महिपाल के भी दरबार में आपको राजशेखर दिखाई पड़ेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, महिपाल के ज़माने में एक अरब यात्री अल-मसूदी है, जो कि पहुँचेगा गुर्जर प्रतिहार वंश के इलाकों में। अल-मसूदी का नाम याद रखिएगा और अब तक अगर आप गौर से देखेंगे, तो आपको याद आ रहा होगा, हम लोग चर्चा भी करेंगे, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो कि एक अरबी सेनापति हुआ करता था जिसने आक्रमण किया था। यानी जब अल मसूदी 915 ईस्वी में जब वो भारत आएंगे तो इनके भारत आने से करीब 200 साल पहले अरब आक्रमणकारियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जा चुका है और भारत के एक बड़े इलाके पर आप देखोगे अधिकार भी किया जा चुका है। वो हम लोग जब राजपूत काल पढ़ रहे होंगे तब वहां पर आपसे बात करेंगे। ठीक है? हाँ, ठीक, बिल्कुल सही। चलो भाई, तो अल मसूदी आएगा, अल मसूदी काफ़ी कुछ गुर्जर प्रतिहार के बारे में बताएगा। सर ये सारे पाल टाइटल होकर भी हाँ, ठीक है। देखो पाल टाइटल का मतलब यहाँ पर पाल टाइटल नहीं है, बल्कि पाल एक प्रकार का पालक, यानी जो अपने राज्य का संरक्षण के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना? चलो भाई, इस वंश का अंतिम राजा है जिसको राज्यपाल के तौर पर जाना जाएगा और इसके ज़माने में आप देखोगे महमूद गज़नवी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, वो आकर राज्यपाल के ऊपर अटैक करेगा और कहते हैं गुर्जर प्रतिहार का ये राजा नहीं पूछा जाएगा, ईयर वगैरह नहीं, मत परेशान हो, ईयर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो महमूद गज़नवी आक्रमण करेगा, महमूद गज़नवी के आक्रमण पर राज्यपाल काउंटर अटैक नहीं करेंगे, बल्कि वो सरेंडर कर देंगे और गुर्जर प्रतिहारों के अधीन रूल करने वाले लोग हुआ करते थे, जो कि चंदेल वंश से आते हैं, जिनमें से एक नाम आता है बेटा विद्याधर चंदेल। ये नाम याद रखिएगा, जब हम लोग आगे चलकर राजपूत डायनेस्टी पढ़ेंगे, तब हम लोग विद्याधर चंदेल को एक बार और पढ़ेंगे। तो विद्याधर चंदेल गज़नवी के चले जाने के बाद राज्यपाल पर आक्रमण करेंगे, राज्यपाल को मार देंगे और राज्यपाल के समाप्त होते ही, राज्यपाल के मरते ही गुर्जर प्रतिहार वंश का समापन हो जाएगा। उसकी जगह पर अब आप देखोगे तो कई सारे अलग-अलग राजपूत वंश, चौहान, चंदेल, परमार गहलवाल, कई सारे नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। नहीं बेटा इनके सेनापति नहीं, इनके सामंत थे। हाँ, इनके सामंत थे। और पतन के जो बेटा पतन के जो कुछ कारण, निर्धारित कारण है, योग्य उत्तराधिकारी का ना होना, सेना का ताकतवर ना होना, ठीक है? वो जो प्रमुख कारण है वो आपके बने रहेंगे। ठीक है बच्चों? चलो भाई, अब गुर्जर प्रतिहार के अलावा एक और राजवंश पढ़ लेते हैं दक्षिण भारत से, जिसे राष्ट्रकूट कहा जाता है। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये इलाका बच्चों राष्ट्रकूटों का है। एक ज़माने में राष्ट्रकूटों का दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ा दबदबा हुआ करता था, है ना? ये लोग चालुक्यों के अधिकारी के तौर पर काम कर चुके थे। दक्षिण भारत और दक्कन के क्षेत्रों में और राष्ट्रकूटों के द्वारा जो राजधानी प्रारंभिक तौर पर बनाई गई थी, उसका नाम था लट्टलूर, जो कि लातूर फिलहाल महाराष्ट्र का इलाका पड़ता है, वहां पर जाना जाता है। लातूर ये भूकंप के डेंजर जोन में भी आता है। आगे चलकर जो आपका एक राजा बनेगा अमोघवर्ष लातूर की जगह पर राजधानी को बनाएगा बच्चों मान्यखेत की पहचान वर्तमान समय में हैदराबाद के आसपास के क्षेत्रों से किया जाता है और इस राजधानी को बदलने का कारण होगा पल्लवों की बढ़ती हुई ताकत और बढ़ती हुई ताकत की वजह से कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ेगी। इसकी वजह से लोग अपनी अपनी राजधानी को समय समय पर बदलते हुए दिखाई पड़ेंगे। राष्ट्रकूटों का जो संस्थापक माना जाता है वो है बच्चों दंतेदुर्ग। दंतेदुर्ग के जो पूर्वज हैं वो किसी न किसी के अधीन काम करने वाले लोग हैं, मतलब सामंत के तौर पर काम करते हैं। और दंतेदुर्ग के जमाने में ये जब चालुक्य ये लोग आपके दिखाई पड़ेंगे, कमजोर हो गए, पोलिकेशन वगैरह मर जाएगा, तब फिर इस परिस्थिति का फायदा उठाकर दंतेदुर्ग अपनी अपने आप को ताकतवर बनाने का काम करेगा, यानी अपनी वो शक्ति को स्थापित करने का काम करेगा और दंतेदुर्ग राष्ट्रकूट वंश को स्थापित कर देगा। बादामी और बादामी ये एक ही जगह है बेटा, जब मैं चालुक्य पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा बादामी और बादामी क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा आशीष, आप गवर्नमेंट जॉब में है ना तो आपको थोड़ा परेशानी होती होगी। चलो, दंतेदुर्ग के द्वारा देखो राज्य का विस्तार तो किया गया, साथ ही साथ स्थापत्य कला। आप लोगों ने पढ़ा होगा अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो पत्थर काट-काट कर मंदिर बनवाए गए, तो एलोरा जो कि महाराष्ट्र का औरंगाबाद का इलाका पड़ता है, वहां पर आप देखोगे नहीं बेटा इसका सिर्फ नाम है, ये सिर्फ नाम है बेटा, ये सिर्फ नाम है गोपाल और कुछ नहीं। ठीक है? तो एलोरा में वो दशावतार मंदिर बनवाएगा। दशावतार मंदिर का मतलब हो जाता है बच्चों भगवान विष्णु का मंदिर। हाँ, दशावतार मंदिर का मतलब हो जाता है भगवान विष्णु का मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को स्थापित किया जाएगा। दंतेदुर्ग के द्वारा महाराज, परम भट्टारक, परमेश्वर ये उपाधियां तो बहुत पहले से ली जा रही हैं, गुप्त काल के जमाने से ली जा रही हैं, तो अब भी लिया जाएगा। ठीक है? वो अब भी लिया जाएगा, वो उपाधियां अभी भी ग्रहण किया जाएगा और आगे चलकर भी ये किया जाएगा। ठीक है? उन उपाधियों को लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र में पड़ता है, बिल्कुल महाराष्ट्र का औरंगाबाद का इलाका पड़ता है ये। दंतेदुर्ग का कोई अपना संतान नहीं है, दंतेदुर्ग का अपना कोई बेटा नहीं है, इसलिए उनका उत्तराधिकारी उनका अपने अपने चाचा जी बनते हैं, जिनका नाम कृष्ण प्रथम है, जिन्होंने दंतेदुर्ग के साथ मिलकर एक बड़े से राज्य को स्थापित करने में खूब मदद करने का काम किया था।
और कृष्ण के दो बेटे हुआ करते थे, एक का नाम था गोविंद और एक का नाम हुआ करता था ध्रुव। ठीक है, हाँ, एक का नाम हुआ करता था गोविंद और एक का नाम हुआ करता था ध्रुव। तो कृष्ण, गोविंद, ध्रुव, दंतीदुर्ग, ये सब लोग मिलकर एक बड़े से साम्राज्य, ये सभी अपने जमाने के बड़े अच्छे योद्धा हैं और ये सभी अपनी अपनी टीम का बड़ा जबरदस्त लीडरशिप लेते हैं। तो इसका फायदा मिला, इन्होंने बड़ा साम्राज्य बना लिया। वो एक अलग बात है कि कृष्ण गद्दी पर बैठेगा, कृष्ण एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, इसलिए अधिकांश तौर पर उनके प्रशासन की जिम्मेदारी उनका बड़ा बेटा जिसे गोविंद कहा जाएगा उसके हाथ में रहेगा। ठीक है, उनके हाथ में आपको दिखाई पड़ेगा। कृष्ण के द्वारा एलोरा वाले इलाके में ही कैलाश मंदिर बनवाया जाएगा। कैलाश मंदिर का मतलब हो जाता है कि भगवान शिव का मंदिर। और एलोरा के मंदिरों की एक विशेषता हम आपको यहां पर बता दें, एक विशेषता, और वो ये कि ये सभी मंदिर पत्थर को ऊपर से काटकर, मतलब ये नहीं कि नीचे से बनाया गया, पहले बेस बना, उन्होंने ऊपर शिखर पहले बनाया, शिखर के बाद नीचे उतरे, फिर उन्होंने गर्भगृह बनाया, फिर आगे बढ़कर मंडप बनाया, फिर आगे बढ़कर उन्होंने जिसे दरवाजा कहा जाता है, द्वार कहा जाता है, वो बनाने का काम किया। तो ये वो मंदिर है जो कि ऊपर से काटकर, पत्थरों को ऊपर से काटा गया। अब वो जमाने के कलाकार थे बेटा, वो जमाने के कलाकार थे जिन्होंने इस प्रकार से देखो मंदिर को ऊपर से काटते हुए नीचे ले जाने का काम किया हुआ है। अमूमन तो पहले नींव बनाया जाता है ना, उस जमाने में पहले छत बनाया गया, नींव बाद में बनाया गया, जो जमाने की कलाकारी है। ठीक, चलो भाई। और एलोरा में ढेर सारे मंदिर, एलोरा में आप ध्यान रखिएगा, जैन, बौद्ध, हिंदू, हिंदू में भी वैष्णविज्म और बुद्धिज्म आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए एलोरा को बेटो बच्चों मंदिरों का नगर कहा जाएगा, मंदिरों का नगर के तौर पर कहा जाता है। कृष्ण की मृत्यु के बाद, अरे आ रहे हैं भाई गौतम, अमोघ वर्ष पर भी आ रहे हैं, इतना जल्दीबाजी किस बात का मैं समझ नहीं पाता। जब मैं क्लास खत्म करूं तब आप लोग टोकिए कि सर अमोघ वर्ष नहीं पढ़ाया। अभी अमोघ वर्ष को अभी आगे पढ़ेंगे, अमोघ वर्ष के बारे में। ठीक है, या तो कहो पहले अमोघ वर्ष ही पढ़ा दे गौतम, बताओ बेटा, तो पहले अमोघ वर्ष ही पढ़ा दे, फिर कृष्ण को पढ़ा दे, बताओ जैसे तुम लोग बताओ भैया, तुम लोगों की संतुष्टि के हिसाब से पढ़ाएं भाई। ठीक है, हमको तो लगता है एक क्रम से पढ़ाया जाए। ठीक है, नहीं ना, तो शांत आराम से सुनते रहो बेटा, जो वाजिब सवाल है वो सवाल पूछो। हाँ, दंती दुर्गा का कोई बेटा नहीं था प्रभा, दंती दुर्गा का कोई बेटा ही नहीं था। ठीक है, तभी तो उसका चाचा गद्दी पर बैठा। चलो, अब कृष्ण के बाद गद्दी पर बैठेगा उसका बड़ा बेटा गोविंद, बड़ा काबिल बेटा, बहुत ही लायक बेटा। लेकिन जब ये लड़का गद्दी पर बैठकर महाराज बन गया, तब ये लड़का नालायक हो गया। जब तक ये राजकुमार था तब तक तो इसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब ये राजा बन गया तब फिर इसने गड़बड़ करना शुरू कर दिया। मतलब वही आलसी पने की बातें, नालायकी वाली बातें। इसका जो छोटा भाई है जिसको ध्रुव या धारावर्ष भी कहा जाता है, वो अपने बड़े भाई को लगातार टोकता है कि जिस हम लोग राजनीतिक परिस्थितियों में हैं वहां पर हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम लोग बड़े शांति से इत्मीनान से बैठे और मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा, अय्याशी का प्रयोग कर सके। तो अय्याशी का समय नहीं है, क्योंकि गोविंद अय्याश हो गए थे। मतलब अय्याश का मतलब समझ रहे हैं ना, वो नाच गाना और इन सब में पड़ जाने वाला आदमी। तो अय्याशी का समय नहीं पा है, ये एक ऐसा समय है जब हम लोगों को अपनी वीरता और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन गोविंद अपने 6 साल के शासनकाल में अपने भाई की जब बातों को नहीं मानते, अपने भाई की बातों को जब नहीं मानते, तो अंत में ध्रुव, और उस वक्त जनता की ओर से भी एक आवाज उठ रही है कि महाराज ये क्या हो रहा है ना? तो इन सारी परिस्थितियों के बीच आप देखोगे तो ध्रुव एक अगली जिम्मेदारी लेगा, और अब अगली जिम्मेदारी क्या लेगा? वो जनता का और दरबार का सहयोग प्राप्त करके गोविंद को मार देगा और खुद राजा बन जाएगा। गोविंद को मार करके राजा बन जाएगा। अब अगले राजा के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा जैसे हम लोग ध्रुव या धारावर्ष के तौर पर जानते हैं। ध्यान से पढ़ते चलिएगा, बीच-बीच में कई सारे राजाओं को मैंने हटा दिया, उसके पीछे कारण है। उनके पास इतना बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है जो हम लोग यहाँ पर बैठकर याद करें या उनको याद किया जाए। हाँ, ठीक है, चलो भाई। तो नहीं, ये गोविंद थर्ड नहीं है प्रभा, गोविंद थर्ड नहीं है बेटा। अब गद्दी पर बैठेगा गोविंद का भाई, छोटा भाई, जिसको ध्रुव या धारावर्ष कहा जाएगा, जो कि अपने भाई, जब उनका भाई राजकुमार था तो ये अपने भाई की तरह योग्य और काबिल था। लेकिन समय के साथ साथ भाई तो गड़बड़ कर गया, लेकिन ध्रुव ने वो जनता और राज दरबार का सहयोग प्राप्त करके फिर से एक बार राष्ट्रकूटों की गिरती पड़ती शक्ति को संभालने का काम किया, और एक बार साम्राज्य का विस्तार करके आप देखोगे कि वो उत्तर भारत की ओर प्रवेश कर जाएगा। वही उत्तर भारत जहां पर राजनीतिक और आर्थिक तौर पर कन्नौज ताकतवर हो चुका है, और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ये भी लड़ाई कर बैठेंगे। ऑलरेडी पहले 2 लोग कन्नौज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, एक गुर्जर प्रतिहार लोग हैं और एक आपके पाल लोग हैं। अब ध्रुव भी प्रवेश कर जाएगा, तो ध्रुव जाएगा, वो वत्सराज को पराजित करेगा, वत्सराज को पराजित करके वो धर्मपाल को पराजित करेगा, और कुछ समय के लिए वो कन्नौज पर अधिकार करके वहां पर रुकेगा भी। लेकिन जब ध्रुव कन्नौज में रहेगा, देखो महाराष्ट्र और दक्कन का इलाका, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के इलाके को देखा जाए। ठीक है, कर्नाटक और इस इलाके को देखा जाए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और थोड़ा आंध्र प्रदेश वगैरह का इलाका देखा जाए। अब आप सोचिए कि उधर का कोई व्यक्ति वही घोड़े और इन सब से वो उत्तर भारत पहुंचा हो, विंध्याचल के जंगलों को क्रॉस करके, पहाड़ों को क्रॉस करके पहुंचा हो, और अगर वो अपने इलाके से निकल चुका है तो निश्चित तौर पर उसके अपने इलाकों में प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, ठीक है, अपने इलाकों में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो जल्दी ही ध्रुव को उत्तर भारत यानी कन्नौज छोड़ना पड़ेगा और फिर उसे वापस जाना पड़ जाएगा। अब जैसे ही ध्रुव कन्नौज से निकलकर दक्षिण भारत जाएगा तो फिर कन्नौज पर वो पाल प्रतिहार आपस में लड़ाई करेंगे। ठीक, आगे चलकर इस वंश का एक और बड़ा राजा बनेगा जिसे अमोघ वर्ष के तौर पर जाना जाता है। अमोघ वर्ष, जिसने राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मान्यखेत, ये हैदराबाद के पास, हैदराबाद जो कि आजकल का तेलंगाना का इलाका पड़ता है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला इलाका पड़ता है, वहां पर वो अपनी राजधानी बनाएगा। और इसका कारण ये है कि पल्लवों की बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति राष्ट्रकूटों के लिए, और भी जो स्थानीय ताकतें हैं वो राष्ट्रकूटों के लिए एक परेशानी का सबब बन रही है। इवन पल्लवों से किसी प्रकार का दिक्कत न होने पाए, अमोघ वर्ष तो अपनी बेटी का विवाह तक कर देगा पल्लव राजा के साथ में, ताकि संबंध अच्छे बने रहे। उसकी चर्चा हम लोग जब पल्लव पढ़ेंगे तो वहां पर आपके साथ करते चलेंगे। अमोघ वर्ष एक अच्छा लेखक है और यही कारण है कि वो कन्नड़ भाषा में, अमोघ वर्ष बेटा एक गुर्जर राष्ट्रकूट वंश का एक ताकतवर राजा है। पल्लवों के बढ़ते हुए राजनीतिक शक्तियां और प्लस स्थानीय दक्षिण भारत की शक्तियों को ध्यान में रखते हुए अमोघ वर्ष अब लातूर की जगह पर हैदराबाद के पास एक जगह जिसे मान्यखेत कहा जाएगा उसको राजधानी के तौर पर बना लेगा। नहीं बेटा, ध्रुव के बाद देखो, ध्रुव देखो 793 में मर गया, जबकि ये गद्दी पर कब बैठे? ये 1814 में बैठे। इस बीच 3 से 4 राजा गद्दी पर हैं जैद, ध्रुव और अमोघ वर्ष के बीच में 4 राजा गद्दी पर हैं, 3 से 4 राजा, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है बेटा, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है,
कि जिनको हम लोग याद करें। जैसे कल को आप पीसीएस अधिकारी बन जाओगे, तो आपके परिवार में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में आ जाएगा, तो संभवतः आपके दादाजी का नाम और ये बाकी लोग उतने महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे दुनिया के लिए, रिश्तेदारों के लिए। आपका नाम महत्वपूर्ण हो जाएगा, वैसे ही ज़माने में आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है? तो अमोघ वर्ष के द्वारा कन्नड़ भाषा में एक किताब लिखी जाएगी, जिसे कवि राजमार्ग कहा जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये कन्नड़ भाषा का पहला काव्य ग्रंथ माना जाएगा और आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस। भारत में भारत की सरकार के द्वारा 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाएगा, उनमें से एक कन्नड़ भी है, उनमें से एक कन्नड़ भाषा भी है और कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में ये किताब एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करवाने वाली है। साथ ही साथ संस्कृत भाषा में अमोघ वर्ष के द्वारा प्रश्नोत्तर मालिका जैसी किताब को लिखा जाएगा। ठीक है? प्रश्नोत्तर मालिका जैसी किताब को लिखा जाएगा। अमोघ वर्ष के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये भगवान शिव की तरह से, मतलब जैसे अगर कोई इनके राज्य पर नजर डालता है और ऐसा कुछ करता है, हाँ, तो फिर वो शिव की तरह से तांडव करता है और जिसमें वो विद्रोहियों को, विरोधियों को परास्त करता है। लेकिन अगर वो दानवीर किस्म का है तो उसके बारे में ऐसा बताया जाता है, हाँ, ऐसा बताया जाता है कि वो दधीची के समान, दधीची एक ऋषि हुआ करते थे। ऐसी मान्यता है कि देवताओं का और असुरों का जब लड़ाई हुआ तो दधीची ऋषि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया गया देवताओं के लिए और उनसे कहा गया कि मेरी हड्डियों से आप हथियार बनाकर इन राक्षसों से लड़िए। अब ये कहानी कितनी सच है मालूम नहीं है, लेकिन इस प्रकार का उसे उपाधि दिया गया। संभवतः ये उसके द्वारा किए गए कार्य हैं जो कि राजनीतिक तौर पर प्रजादोनों के तौर पर किए जा रहे हैं। ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही। इसके बाद गद्दी पर बैठेगा कृष्ण थर्ड। कृष्ण थर्ड के ज़माने में आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा बच्चों चोल वंश। वही चोल वंश जिसका कभी एक राजा हुआ करता था करिकाल, संगम काल में, है ना? फिर आपका चोल वंश डिक्लाइन फेज़ में चला जाएगा और फिर आगे चलकर आप देखेंगे करीब 8वीं 9वीं शताब्दी में विजयालय के द्वारा पल्लवों को पराजित करते हुए, राष्ट्रकूट नहीं है बुक में, अमरजीत बेटा राष्ट्रकूट नहीं है तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, मैं तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना। ठीक है? तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना, बार-बार इस कमेंट को करने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ और क्लास के कुछ देर बाद आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो उस क्लास के पीडीएफ में राष्ट्रकूटों के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है? वैसे किताबों में राष्ट्रकूट के बारे में दिया है बेटा, मैंने पढ़ा हुआ है, अब आप कौन सी किताब पढ़े हैं मुझे नहीं पता। चलो, तो अब धीरे-धीरे करके चोल एक बड़ी शक्तिशाली ताकत बनने वाले हैं और राष्ट्रकूट और चोलों के बीच संघर्ष शुरू होने वाला है। पल्लव तो समाप्त हो जाएँगे और राष्ट्रकूट और पल्लव के बीच की इस लड़ाई में अगर मैं बात करता हूँ तो आपको कृष्ण दिखाई पड़ेगा और कृष्ण और चोलों के बीच में लड़ाई जब होगी तो उसे कहा जाता है बच्चों तक्कोलम युद्ध, जो कि राष्ट्रकूट और चोलों के बीच एक लड़ाई होगी और इस लड़ाई में चोल राजाओं को पराजित कर दिया जाएगा। कृष्ण के द्वारा चोल राजा परांतक को पराजित कर दिया जाएगा और पराजित करके चोलों के कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया जाएगा। वो एक अलग बात रहेगी कि आगे चलकर जब राजराज और राजेंद्र चोल गद्दी पर बैठेंगे तब फिर चोलों को वापस से हरा दिया जाएगा और सॉरी राष्ट्रकूटों को वापस से हरा करके इन इलाकों पर कब्जा कर लिया जाएगा। वो आगे चलकर जब हम लोग चोल डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वहां पर उसके बारे में बात करेंगे। अधिराजेंद्र वगैरह आ जाएंगे, उन लोगों के भी जमाने में लड़ाई होती दिखाई पड़ेगी। ठीक है? चलिए तो आज की क्लास को बच्चों फिर इतना ही रखते हैं। गोविंद थर्ड के बारे में तो उसे ठीक कर लो बेटा। ठीक है? चलो तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं।